नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 जो होने वाला है उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट का सीरीज लेकर के चल रहा हूँ जीके जीएस का। आज जो है प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिस सेट मैं पहला वाला करा चुका हूँ और ये मैं करा रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने पहला कराया था वो 15 अक्टूबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर का, उसको लेकर के आया था। जीके का जितना भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट उन सभी को लेकर के आया था दोस्तों, जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। और आज की इस वीडियो दोस्तों प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर के आया हूँ। आज का इस जो पेपर है दोस्तों 15 अक्टूबर 2022 को शिफ्ट सेकेंड में जो हुआ था उसको लेकर आया हूँ। उसके जितने भी प्रश्न थे जीके के उसको लेकर के इस वीडियो में आने वाला हूँ। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आप सभी को प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे देखने को मिल जाएगी। तो कृपया करके आप सभी जो है इसका प्रैक्टिस जरूर देखिए। प्रैक्टिस सीरीज लेकर के चल रहा हूँ मैं और ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के संग्रह रहेंगे उन सभी को मैं लेकर के चलूंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रैक्टिस सेट दूसरा 50 नंबर वाली क्लास है दोस्तों, समझ लीजिए 50 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने इससे एक ही क्लास से। आप अभी देख लीजिएगा खुद ही अपनी आंखों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1930 में जो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था उसका क्या कारण था, किस वजह से शुरू किया था, ये आपको बताना है यहाँ पे। और दोस्तों आपको यहाँ पर मैं यूथ कंपटीशन का जो बुक आता है उसी से करा रहा हूँ। इसमें कोई छुपाने वाली बातें नहीं है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जितने भी पेपर में पूछे गए तो पेपर तो लेना ही पड़ेगा। तो इस वजह से चाहे आप कोई भी बुक लीजिए तो किसी भी बुक से आप करें, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मतलब आपको, और उसका जो है सोल्यूशन भी दिया गया है इसके साथ में। आप यहाँ देख पाएंगे पूरा सोल्यूशन अच्छे से दिया गया है। इसमें आपको एक फ़ायदा जरूर मिलेगा, ये आपको रीजन पता चल जाएगा। मान लीजिए आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर देख लिए उतना ही काफ़ी था, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप उसका सोल्यूशन पा जाते हैं तो और ये और अच्छी बात हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी को सोल्यूशन सहित मिलेंगे, जिससे कि आप सभी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले इसी समय। तो इसका ऑप्शन आप थोड़ा देख सकते हैं किस कारण से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला राइट बताया जा रहा है, यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, ये चीज़ें इसमें थी। इसे ही मेन कारण था कि जिसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया गया था। तो इसको विस्तार से जानते हैं क्यों दोस्तों ऐसा क्यों किया गया था, आप विस्तार से यहाँ पर जानेंगे इस बॉक्स के अंदर। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम वाले एक पत्र में के माध्यम से वायसराय को बताना था। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था कि 11 सूत्रीय कार्यक्रम जो चल रहा था इसी के संबंध में, इसीलिए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था। तो फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर दी गई थी। यद्यपि गांधी जी ने आंदोलन टालने का प्रयास किया, परंतु तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन जो उस समय थे उनके द्वारा इन न्यायोचित मांगों को न माने जाने पर उन्होंने आंदोलन का निर्णय लिया। फलस्वरूप क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही गांधी जी ने 12 मार्च 1930, देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको एक और मिल गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को। यहाँ देख सकते हैं कहाँ पर किया गया था, साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह जो कि प्रारंभ किया गया था। इस तरह से आप समझ पाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो बिना स्किप करे हुए पूरा स्टार्टिंग से जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें मिल जाएगा और जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक आप सभी एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे जीके जीएस को लेकर के। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं। शिफ्ट सेकंड वाला मैं लेकर इस समय चल रहा हूँ। शिफ्ट सेकंड में देख रहे हैं बहुत सारे जीके क्वेश्चन अभी आप देखिएगा, बहुत ही लंबी वीडियो बनने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप एक एक क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन है और इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीके से। अगर आप जीके सही कर लेते हैं तो आप जान लीजिए कि आपका मैथ तो बेसिकली सबका सही होता ही, लगभग कुछ भी आप मान लीजिए थोड़ा सा लगा लेंगे, लेकिन आप जीके लगाएंगे प्लस हिंदी लगाएंगे, थोड़ा सा मैथ लगाएंगे, बाकी आपका जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इंग्लिश आता होगा थोड़ा बहुत तो उसमें आप राइट कर देंगे, तो इसलिए आपका जो है 75 नंबर आसानी से आ जाएगा दोस्तों। इसलिए बता रहे हैं तो आप सभी पूरी तरह से प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट देखिए। मैं पूरी तरह से सीरीज लेकर के चलूंगा ताकि आप सभी को अच्छे से हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, आपको बताना है। इसमें ऑप्शन में से निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का परिणाम था, यह आपको बताना है दोस्तों। कौन था दोस्तों, ये आपको बताना है कौन जो है परिणाम था।
1857 के विद्रोह का परिणाम कौन था? तो ये जो दोस्तों ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी शक्तियाँ जो थी वो ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। यही एक परिणाम था। यहाँ देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? यानी कि विद्रोह हो चुका था, उसका परिणाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, यह उसका परिणाम है। अब विस्तार से जानेंगे इसके बारे में क्या है, पूरी तरह से बातें समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। यही एक खास बात है इस वीडियो की दोस्तों, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा और सोल्यूशन के साथ साथ आपको बुक नहीं पलटना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप इसमें ज़्यादा से अच्छे समझ पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी जरूर बन जाएगी लेकिन आपको समझ में भी आ जाएगा। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही असफल रहा हो लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी उपयोगी रहे हैं। इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और भारत शासन से सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा राज्य के सचिव और 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित किया जाने लगा। यह देख सकते हैं, यह परिषद जो है प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। इस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में बदल दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप पूरा आप इसका जो है निचोड़ जान पाएंगे, कंक्लूजन जान पाएंगे, किस वजह से क्या चीज़ें हो रही थी। भारत के प्रथम वायसराय जो है उसमें लॉर्ड कैनिंग थे। इसमें नोट में अभी आप देख पाएंगे 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित जो है दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। यह आप जान सकते हैं पूरी तरह से सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? दोस्तों आपको बताना है कौन अंतःस्थलीय जल निकाय है और सबसे बड़ा है पृथ्वी का, आपको ये बताना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर दिया गया कैस्पियन सागर। आप क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। अर्थ लार्जेस्ट इंडियन बॉडी इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, कैस्पियन सागर। दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्यों होगा अब इसके बारे में यहाँ विस्तार से जान पाएंगे। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान से लगती है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील रूस में स्थित है। देख सकते हैं सब सारे के सारे क्वेश्चन के अलावा भी आप सभी और सारे फैक्टर पा जाएंगे यहाँ पर, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यह विश्व की जो है सबसे गहरी झील है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सभी देख सकते हैं बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था जो है भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर, यानी कि जो गवर्नर था भारतीय भी हो और पहला रहा हो, तो उसको बताना आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा, राजसी राजगोपालाचारी। ये जो है प्रथम स्वतंत्र भारत का जो भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। सबको पता है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम सी फॉर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 21 जून से यहाँ देख सकते हैं 1948 से 26 जनवरी 1950 तक थे। ये सी राजगोपालाचारी भारत के वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वे 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे थे। ये इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? अब जैसे किस अधिनियम से जो है वर्मा को जो है भारत, देख सकते हैं आप वर्मा म्यांमार जो है दोस्तों वो भारत में का ही पार्ट था, उसको किस अधिनियम के तहत अलग किया गया आप यहाँ देख पाएंगे। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 दोस्तों बहुत बड़ा अधिनियम है, इसी के द्वारा मैक्सिमम कार्य किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या बातें इसमें लिखी गई थी।
पहला देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं, क्या क्या है आप देख पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की प्रयास किया गया। और दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। तीसरा है दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और चौथा देख पाएंगे, इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। संघ सूची 59 विषय रखे गए थे और राज्य सूची में 54 विषय कुल टोटल थे और समवर्ती सूची में जो है टोटल 36 विषय थे। याद ध्यान रखेंगे, इस तरह से आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और लास्ट में क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को क्या कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। दोस्तों देख पाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ देख सकते हैं ये वाला जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कहा था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आकर स्क्रीन पे, यहाँ पर भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA जिसे बोलते हैं का गठन किसने किया था। INA जैसे भारतीय राष्ट्रीय सेना कहा जाता है, इसको जो है किसने इसका गठन किया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये दोस्तों इसका आंसर मेरे हिसाब से आप जान सकते हैं मोहन सिंह है। ये मोहन सिंह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जान लीजिए। PCS लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसमें पूछ लिया है तो बहुत अंदर की बात है ना। ये यहाँ पे देख सकते हैं, अभी पूरा पढ़ते हैं, यहाँ पर अभी क्लियर हो जाएगा अभी इसके बारे में क्या चीज़ें रही हैं। लेकिन मेरे द्वारा दोस्तों जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो सकता है, मोहन सिंह। विश्वास समझते हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये भी खुद भी कंफ्यूज था, यहाँ पर कौन सा माना गया था या नहीं पता है। पढ़ते हैं, बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत ज्ञानी प्रीतम सिंह जो गदर पार्टी के सदस्य थे, जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। इन्होंने जापान के मेजर आईवाची फुजीवारा के साथ मिलकर कैप्टन मोहन सिंह, देख रहे हैं सारा नाम यहाँ पे है ना, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। देख सकते हैं यहाँ पर तो एक चीज़ और, इन्होंने जापान के मेजर के साथ मिलकर के है ना कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में। तो दोस्तों बेसिकली कैप्टन मोहन सिंह ये नेतृत्व करता थे, तो वहाँ पर इनको ही माना जाएगा मोहन सिंह को दोस्तों, क्योंकि और कोई इस तरीके से नाम है नहीं। ऑप्शन में रास बिहारी बोस दिया गया, भगत सिंह दिया गया, सुभाष चंद्र बोस दिया, इतना बिल्कुल नहीं। इस वजह से मोहन सिंह ही आपका राइट आंसर होगा। जबकि मेजर आईवाची देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया, जबकि आईवाची फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह के मस्तिष्क में उपज थी, ये उपज थी दोस्तों, लेकिन ये स्टार्ट किया किसने, वही जो कि मोहन सिंह जी थे। जापानियों से वैचारिक मतभेद के चलते मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और INA का नेतृत्व रास बिहारी बोस द्वारा सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया था। इससे जो है इसे ही द्वितीय नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है, इसे ही आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, इससे ही आज़ाद हिंद फौज ही कहा जाता है। इसे देख सकते हैं, इसी को NIA जो है, इसी को जो है क्या बोला जाता है, आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। अतः जो कहा जा सकता है कि INA का गठन जो है मोहन सिंह ने किया था। देख लीजिए, आप खुद ही लिख दे रहा है, जो मैंने बताया था अभी, यहाँ पर मोहन सिंह ने किया था, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने INA को विधिवत स्वरूप प्रदान किया था, लेकिन आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में सुभाष चंद्र बोस को सही माना है। तो दोस्तों इस आयोग में जो है ये माना है, लेकिन PCS लेवल पर अगर आप देखेंगे तो यही वाला राइट है दोस्तों, मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, यही इंपॉर्टेंट, इसका यही आंसर होना चाहिए। पता नहीं कैसे यहाँ जो आयोग माना है बता रहा है यहाँ, तो मोहन सिंह बेसिकली मोहन सिंह ही होंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी दमदार क्वेश्चन है। आप पूरा वीडियो और जरूर से देखिएगा अंत तक। और अभी जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि और सभी लोग इस वीडियो को देख करके इसका लाभ ले सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सागौन के जंगल में कहा जा रहा है कि भारत ने के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं, आपको बताना इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में, देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जो सागौन के जंगल जो है भारत में पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है क्या नहीं। यहाँ देख पा रहे होंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स में, सागौन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे
महत्वपूर्ण लकड़ी के पेड़ों में से एक है। भारत में सागौन के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इंडियन भारत है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप बता पाएंगे। सागौन की लकड़ी जो है पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, देख सकते हैं इस फैक्टर को आप देखते रहिएगा, इसीलिए मैं किसी फैक्टर को छोड़ नहीं रहा हूँ, भले ही थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बन जाएगा लेकिन आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, सामान्य वर्षा में लिखा गया है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? अंत कहा जाता है, या फिर विश्राम, या फिर प्रस्फोटन, या फिर टेस्ट कहा जाता है? तो इसलिए इसे जो है मानसून का ब्रस्ट कहा जाता है, यानी प्रस्फोटन है ना, फटना कहा जाता है मानसून का, जब लगातार जारी रहती है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी ऑल राइट हो जाएगा। अगर आप इसका विस्तार जान लेते हैं, क्या कारण है, कैसे होता है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस घटना को मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। ध्यातव्य है कि मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के शब्द मौसम से निकाला गया है और जिसका अर्थ है पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना, है ना। इस तरह से आप देख पाएंगे, पूरा फैक्ट आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं नेक्स्ट, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इसमें ग्रीनविच मीन टाइम है ना, इसी को जीएमटी बोलते हैं, जो हम लोग टाइमिंग देखते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम एक जियोग्राफी से आपका क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं। अब क्या है ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ पर देख पाएंगे। अभी जीएमटी का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच मीन टाइम का अभिप्राय जो है उस समय से है जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय, देख सकते हैं ग्रीनविच का क्या मतलब है, जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहा जाता है। आप देख सकते हैं जो बीच में ये जो आप पढ़े होंगे लैंगिट्यूडनल लाइन जो होता है, यही इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि प्राइम मेरिडियन उसे बोलते हैं, जो बीच वाला होता है, जो 0 डिग्री पर होता है, जिसे हिंदी में देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखा जो है ऊपर से नीचे तक आता है, उसमें ध्रुव से मिलता है। तो और लेकिन जो लैटिट्यूड होता है वो जो दोस्तों को ध्रुव से ध्रुव नहीं मिलता है, ईस्ट टू वेस्ट टू चलता है, ये जो है नॉर्थ टू ईस्ट चलता है। इस तरीके से आप देख पाएंगे। आप थोड़ा सा भी अगर जियोग्राफी का कुछ पार्ट पढ़े होंगे तो आप जान पाएंगे देशांतर क्या होता है। देशांतर रेखा समय को सभी देश मानक समय बताते हैं, देख सकते हैं। देशांतर रेखा क्या करता है, देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व में उत्तर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। इस रेखा पर वर्णित स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय मानक समय आता है। यह 5 राज्यों, कौन कौन से राज्य देख लीजिए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यह वीडियो जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, देख सकते हैं इस रेखा का वर्णन जो है स्थानीय समय को पूरा समय मानक समय माना जाता है। यह जो है 5 राज्यों कहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रेखा जो है किस किस राज्य से होकर के गुजरती है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप 5 राज्य से होकर गुजरती है, ये राज्य है आपके। और यहाँ नोट में क्या आ रहा है, हमारा मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे होता है दोस्तों। अब देख लीजिए इस तरीके से होता है, हमारा जो मानक समय होता है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देख सकते हैं, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है क्रूड, यानी कि अशोधित जन्म दर, है ना दोस्तों। इस तरीके से आप देख पाएंगे, डी वाला ऑप्शन राइट है। क्रूड यानी कि अशोधित जन्म दर, इस तरीके से आपको बताना है यहाँ पे। इसका पूरी तरह से विस्तार जानते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या का अशोधित जन्म दर कहा जाता है। अशोधित जन्म दर इक्वल टू क्या होता है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपान जो होता है किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या कितनी हुई है, और टोटल का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। इस तरह के साथ आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ नेक्स्ट वाला देख सकते हैं, कितने देख सकते हैं 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूछ रहा 1969 की बात दोस्तों, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों को जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, 14 दोस्तों। यह ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 बैंकों को जो है वहाँ पर ये किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 14 जुलाई 1969 को भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। 1980 को 6 अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अनुसूचित बैंक ऐसा बैंक है जो रिजर्व बैंक इंडिया की दूसरी अनुसूचित जो में शामिल है। वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक अथवा
राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल 12 है दोस्तों। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, तो किस जो है उद्योग के लिए है, आपको बताना है यहाँ पे। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख पाएंगे, थोड़ा सा इसका विस्तार जान लीजिए। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत सरकार द्वारा निम्न 3 क्षेत्र की ही जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए, परिवहन और रेलवे, परमाणु और ऊर्जा उत्पादन और परमाणु और खनिजों का खनन। ये 3 ऑप्शन जो है आपके भी जो है रखे गए थे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर डैश करके योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, यानी कि आपको बताना है जो कोई नाम किसी का है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, किसी का नाम है, इससे ये किन्हीं से कौन जो है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, आपको बताना है। अब यहाँ ऑप्शन देख लीजिए आप, लिखा गया पहला ऑप्शन श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया, और दूसरा है श्री आर पी सिन्हा, और तीसरा क्या है श्री श्यामलाल घोष, और यहाँ पर श्री विनय कोहली। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया जो है ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे दोस्तों। अब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए इनका विस्तार से क्या क्या चीज़ें हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को ही की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों के सर्वाधिक जो है प्रभावी तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, और योजना आयोग किसी प्रकार से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बात को ध्यान रखिएगा। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे, एवं योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, और अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे, है ना दोस्तों। इस तरीके से आप जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप पा जाएंगे और कुछ करना भी नहीं है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और रह जाता है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 2015 से इसका नाम क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया है। इसकी स्थापना की गई थी, और नीति आयोग के पदेन जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इसके जो है पदेन अध्यक्ष क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, आपको ये बताना है। तो यह प्राथमिक नियोक्ता जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर विस्तार से इसको जान पाएंगे थोड़ा सा। प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राथमिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि और पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन, खनन आदि जो शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 51% जनसंख्या जो है कार्यरत है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के जो है रूप में चुना गया है, तो इस प्रकार से आप बता पाएंगे जो है पंजाब को दोस्तों। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका विस्तार जान लेते हैं कि हरित क्रांति को 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। इन्हें जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, और हरित क्रांति के जो है लिए भारत में प्रारंभिक स्थल के रूप में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना गया था। ज्ञातव्य है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 67 के बीच में की गई थी, और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व जो है यहाँ प्रदेश से मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। इन्हें जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 29 दोस्तों ये आवास आरक्षण का जो है संरक्षण करता है। आप देख पाएंगे इस तरीके से, यहाँ देख सकते अनुच्छेद 29 में ये बातें लिखी गई हैं, आप विस्तार से भी जान पाएंगे अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, और जितने भी अनुच्छेद यहाँ दिए गए ऑप्शन में उन सही के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। देख सकते हैं अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों को वर्गों के हितों का संरक्षण करना है ना। 30 में क्या है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 30 वाले में क्या कह रहा है, अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार दोस्तों। अगला क्या है, अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में के बारे में स्वतंत्रता। ये चीज़ें 4 बातें हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन
42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जो है राज्य के नए नीति तत्व जोड़ा गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। इसमें जो है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर इस नेक्स्ट का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ये दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क विधिक जो सहायता होनी चाहिए और सभी के लिए होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये इसका विस्तार देख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36-51 के अंतर्गत किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्वों के जोड़े गए जो है नए अनुच्छेद निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलता है। और अनुच्छेद 43 का देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी देख लीजिए पर्यावरण का जो है पर 43 का उद्योग और नए अन्य उपक्रमों से कर्मकारों की जो भागीदारी है। और अनुच्छेद 48 का है क्या है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आप सभी को जो है दोस्तों जानना, इस तरीके से चारों ऑप्शन के आपको क्वेश्चन मिल गए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य है, आपको ये बताना है कौन मौलिक कर्तव्य है और कौन जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और मानववाद विकसित करना, और तीसरा क्या है, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। ये चीज़ें आप सभी भेज चुके हैं। उसके बाद आप देखते हैं इस तरीके से आप क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। तो इस तरीके से मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया दोस्तों। ये सभी यहाँ पर देख सकते हैं, सभी सही है ना। इस तरह से भारतीय संविधान के भाग 4 का क्या अनुच्छेद 51 में प्रत्येक नागरिक को के लिए जो है 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं और जिनमें से जो है कुछ निम्नलिखित है। क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, है ना। दूसरा क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें और भारत की प्रभुता, एकता और जो है अखंडता की रक्षा करें और जो है इसे अक्षुण्ण रखें, है ना। ये तरीके हैं, आप सभी देख लीजिए, पूरी तरह से विस्तार से आप देख पाएंगे, सभी का सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्लों के समान तत्व है, देख लीजिए विज्ञान से भी पूछ रहा है, कहीं से भी वो पूछ सकता है क्योंकि अधीनस्थ दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें जो है वो सही है, देख सकते हैं। सभी अम्लों में समान तत्व क्या है आपको बताना है, आपका हाइड्रोजन जो है समान तत्व का जो है समान तत्व है ना। तो इसका लेकिन आपको विस्तार तक जानना है तो इसके अंदर बॉक्स में पढ़ना पड़ेगा। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी और इन्होंने इसे लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था। और यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है और ब्रह्मांड में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों देख लीजिए, इस तरीके से दिया रहता है। और देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉन स्टिक खाना। दोस्तों कह रहा है कि नॉन स्टिक खाना जो है पकाने के बर्तन जो है किससे लेपित होते हैं आपको बताना है। टेफ्लॉन, पीवीसी या फिर काले रंग के से लेपित होते हैं, किस तरीके के जो है लेप लगाए गए होते हैं इसमें। तो इसमें दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है, टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। दोस्तों जो भी हमारे बर्तन खाने के बनाने के होते हैं, कलर्ड होते हैं, वो किससे होते हैं, यही जो टेफ्लॉन जो उस पर यूज किया जाता है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला को, यहाँ पर इसका थोड़ा सा विस्तार जान पाएंगे। इस नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफ्लॉन से लेपित होते हैं, लेकिन टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लोरोबहलक है और यह जो है अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस पर उष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता या विद्युत धारा का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्योंकि दोस्तों मैं एक ही क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ पूरी तरह से आपका यहाँ पर पूरी तरह से आपको बता रहा हूँ, आप पूरा कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है, आपको ये बताना है कौन सा कार्य है दोस्तों इसका। संसद का कार्य दोस्तों शासन करना है ना, सबसे जरूरी बात है शासन करना, संसद का कार्य ही एक शासन करना, इसीलिए दोस्तों शासन करना संसद का कार्य है। इस प्रकार से वहाँ पर लिखा जाएगा, ऑप्शन में भी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, कहीं से भी पूछा सकता है, साइंस, जीके, हिंदी छोड़ दीजिए, उसके बाद जो है संविधान, कहीं से भी पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन मिलेगा और बहुत मिक्स मिलेगा।
तो इसीलिए मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर चला रहा हूँ, तो जितने प्रीवियस ईयर पूछे गए उन्हीं को यहाँ पर उठाया हूँ, है ना। तो इस प्रकार से क्या है देख लीजिए यहाँ पर बॉक्स में, संविधान के भाग 6 यहाँ देखिए 10-11 में, है ना, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के विधायी संबंधी जो है को चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि भारत जो है, आप देख सकते हैं, कहा गया कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य अथवा उसके भी किसी भाग के लिए विधि बन सकेगा। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया, आप देख लीजिएगा खुद ही, है ना, इस तरीके से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको बताना है दोस्तों। सरकारिया आयोग, है ना, सरकारिया आयोग जो है केंद्र और संघ, ये बी वाला आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये वाला आपका राइट होने वाला, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं यहाँ पर विस्तार से, यहाँ पर आप विस्तार से देख पाएंगे दोस्तों। केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 दिवसीय आयोग का गठन किया है, जिसे सरकारिया आयोग कहा जाता है। इसके अलावा अन्य 2 सदस्य भी वी शिवरामन और डॉक्टर SR सिन्हा थे, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरह से विस्तार से भी आपको मिलने वाला है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। प्रकाश वर्ष जो है क्या है, प्रकाश वर्ष देखिए दोस्तों, मैं जितने भी 15 अक्टूबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में जितने भी जो क्वेश्चन आए हैं यानी कि GK GS के, उस सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ है प्रीवियस ईयर में पूछे गए कहीं ना कहीं, और इससे जो मैं बॉक्स में जो है उसको करा रहा हूँ जो सोल्यूशन पूरा, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा भी मिल जा रहे हैं कुछ नॉलेज, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी वजह से देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, प्रकाश वर्ष पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। प्रकाश वर्ष एक माप है, क्या है दोस्तों, किस चीज़ का माप आपको बताना है यहाँ पर, है ना। तो आप बता पाएंगे जहाज का है, क्या प्रकाश की गति का है, क्या इनमें से कोई नहीं, या फिर तारकीय दूरी है। तारकीय दूरी का मतलब स्टेलर डिस्टेंस, बिल्कुल सही दोस्तों। इस तारकीय दूरी जो है एक प्रकाश वर्ष, देख सकते हैं प्रकाश वर्ष का जो मापक है, एक माप जो है कौन सा है, तारकीय दूरी, है ना। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष तय करता है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक फार्मूला भी लिखा गया है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये आपको यहाँ से एक वर्ष प्रकाश वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, नोट में क्या है, प्रकाश की चाल जिसे प्रायः c से निरूपित किया जाता है। एक भौतिक नियतांक निर्वात में इसकी चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा। हो सकता हो कहीं में भी क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन आ ही जाएगा, लेकिन क्या है कि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो मिल रहे हैं वहाँ से भी आपको क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, आपको बताना है। सभी लोग जानते होंगे, मुझे लगता है बेसिकली डॉल्फिन जो होता है सबसे ही बुद्धिमान स्तनधारी होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, विशेषता इसकी क्या है। डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्ट गैंगेटिका है। ये नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णकुली सांगो नदी प्रणाली में रहती है। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे या ताजे जल में रह सकती है, और यह जो है वास्तव में दृष्टिहीन होती है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त जो है श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि उससे बहुत ही कम हो रहे हैं। धातव्य है कि 5 अक्टूबर को भारत में डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वर्ष 2009 में इसी दिन गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अपनाया जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, पौधों का विकास जो है किससे प्रभावित होता है, आपको ये बताना है। तो पौधों का विकास दोस्तों किससे होता है, प्रकाश की गुणवत्ता से प्रभावित होता है, मात्रा से और अवधि से। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वाला आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका जो है दोस्तों जो सोल्यूशन अब मैं देख रहा हूँ, सोल्यूशन बताने वाला नहीं था, लेकिन आप देख लीजिए सोल्यूशन क्या दिया गया है। सोल्यूशन दिया गया है कि पौधे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्नलिखित है। तापमान है, प्रकाश है, पानी है, क्या ये सभी चीज़ें हैं, इनके बारे में अलग अलग जान पाएंगे यहाँ से। तापमान वृद्धि के साथ विकास तेज होता है, और प्रकाश जो है क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की अवधि और प्रकाश की गुणवत्ता एक पौधे में होने वाली कई विकास प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है।
और पानी क्या करता है, पौधे की वृद्धि के लिए पानी एक आवश्यक कारक है। मृदा पोषक तत्व क्या है, पौधों को उचित वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो मृदा से प्राप्त होते हैं। अतः स्पष्ट है कि पौधों का विकास जो है क्रम की प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा व अवधि के लिए प्रभावित होता है। इस तरीके से आप देख पाएंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। यहाँ देख सकते हैं कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। आप पढ़ लीजिए, हो सकता है अभी एक ही साल का है करंट अफेयर ही, आप पूछ सकता है, फिर भी पूछ सकता है, तो इसीलिए जो है दोस्तों पढ़ लीजिए। जो भी क्वेश्चन रखे गए थे मैंने उसको उठा लिया है और यही सब आप सबको बता रहा हूँ। भारत गौरव पर्यटक कह रहा है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और कहाँ दोस्तों के बीच में जो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। ये नेपाल दोस्तों है ना, भारत और नेपाल दोस्तों है ना। इस तरीके से आप देख पाएंगे भारत और नेपाल के बीच जो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल को जो है, भारत का दिल्ली और नेपाल का जनकपुर के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यह ट्रेन तीर्थ यात्रा देख सकते हैं, तीर्थ यात्रियों को भगवान राम के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों पर ले जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों देख लीजिए, जनकपुर नेपाल में है, आप सभी को पता है जनकपुर नेपाल में और भारत दिल्ली, इन शहरों से जो है एक बस जो है संचालित किया गया, उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। और इस तरह से आप देख पाएंगे पूरा विस्तार से। अगला क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया आपकी स्क्रीन पर। यहाँ कहा जा रहा है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें जो है उपहार में दी है। किस राज्य सरकार ने दिया है, तो आपको देखा है नेपाल सरकार ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारत ने नेपाल को मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें जो है उपहार में दी हैं। आप इस तरीके से इसका सलूशन भी देख पाएंगे और सलूशन देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं सलूशन लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर काशी यात्रा सब्सिडी योजना, है ना। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। कर्नाटक सरकार ने तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए की नकद आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आप देख लीजिए यहाँ पर विस्तार पूर्वक आप सभी को यहाँ पर दिया हुआ किस कारण से नहीं आ रहा था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, यहाँ देख पाएंगे। कह रहा है कि जून 2022 में यहाँ पर भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की है। तो ये आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यूके दोस्तों, यूके ने किया है ऐसा। आपका यूके आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं जून 2022 में भारत ने यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपनी ने यहाँ पर डैश दिया गया है, यानी कि कौन सी कंपनी ने हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड दोस्तों, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, अभी दे देंगे। जैसे तो बेलारूसी कंपनी और उसकी कंपनी सारे कंपनी के साथ एक समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यही जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा, है ना। ऑप्शन बी आपसे आपका राइट हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये पूरी रही कहानी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन, है ना, नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। आपको बताना है ना, कौन सा ऑप्शन से होगा, बी वाला दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश, है ना। इस प्रकार से आपका ऑप्शन राइट होगा। अगला क्या है, अगला यहाँ पर आप देख विस्तार से देख लीजिए, थोड़ा सा आप भी कुछ थोड़ा सा रोक करके पढ़ लीजिएगा। 30 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नारी को नमन नामक योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत हिमाचल सड़क परिवहन निगम में जो है महिलाओं के लिए, यहाँ देख सकते हैं महिलाओं के लिए बस किराए में 50% की छूट है ना।
शूट कर दी जाएगी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और उस महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना की लाभार्थी केवल हिमाचल प्रदेश की महिलाएं ही होंगी, है ना। हिमाचल प्रदेश की बात है दोस्तों। अपने यहाँ देख लीजिए क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की लागत का यहाँ लिखा गया है 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ अभी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर ना, योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास क्या है, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। और आर से दोस्तों, है ना, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है निम्नलिखित में से किस जिले में, यहाँ पर जिला पूछा जा रहा है ना, संपूर्ण स्पोर्ट के लिए 400 में यहाँ पर उद्घाटन थे, तो किस जिले में थे आप दोस्तों, आप ही देख सकते हैं यहाँ पर वाराणसी, है ना, बनारस जिला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देख लीजिएगा, वैसा कुछ बहुत खास है नहीं, तो पनवा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर है किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, आपको बताना दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, नीति आयोग के द्वारा, है ना, सी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसी को देख लीजिए कैसे होता है। नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। और नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है और जो निर्देशीय और नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। इस तथा भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों का ड्राफ्ट तैयार करना है तथा केंद्र सरकार राज्य को जो है प्रासंगिक तकनीक सलाह देता है। 1 जनवरी 2015 को इसी योजना के आयोग के स्थान पर जो है यहाँ पर लाया गया था, है ना, बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टी एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बनाई है। तो एजुकेशन से मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। ये चीज़ें हो रही थी उस समय जब पेपर निकाल रहा था, यहाँ देख पाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सिंगल एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना कौन है, देख सकते हैं। ऑप्शन आपको बताना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टी एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशनल टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। तो आपको बताना है आपका उत्तर प्रदेश दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर सोल्यूशन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल एंट्री मल्टी एग्जिट के विचार पर भारत का पहला शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। यह युवाओं के उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें जो है एक ही स्थान पर विभिन्न पेशेवर कौशलों से प्रशिक्षित करेगा, हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ना, छोटा भी है और केंद्र शासित भी दोस्तों। आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। लक्षद्वीप दोस्तों, लक्षद्वीप सबसे छोटा है ना, आप देख लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। यहाँ की 93% से अधिक आबादी जो है यहाँ वहाँ की जो है मूल निवासी है। लक्षद्वीप में छोटे छोटे कुल 36 द्वीप शामिल हैं और लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 3 उपद्वीप जो है समूह में है। अगर इस तरीके से क्या है देख लीजिए, यहाँ पर आप बता पाएंगे। अमीन द्वीप समूह, लेकाडाइव द्वीप समूह, निकारा द्वीप समूह, यहाँ के सभी छोटे द्वीप प्रवाल मूलक जो है और ये चारों तरफ जो है फिंगर प्रिंटिंग जो है फ्रीजिंग रीफ से घिरे हुए हैं, है ना। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली, सिर्फ आप अंत तक जरूर बने रहिए। जैसे कि आप अगर अंत तक बने रहते हैं तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। और वो भी जो प्रीवियस ईयर पूछे गए ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेंगे और इस टाइप से आप जो है यहाँ पर देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है किस बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन ICICI बैंक द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते रहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारी है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। बी वाला क्या है यहाँ भी आपको मिलेगा, है ना। इस तरीके से आप देख लीजिए क्या क्या कहा गया है। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे बांग्लादेश, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ जो है सीमा जो है साझा करते हैं। तो इस तरीके से आप बैठ जाइए, यहाँ पर देख लेते हैं
पड़ोसी देश एक लिखा गया, लिख लीजिए, लिखा गया है भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश लिखा गया है। आप इससे मैच कर सकते हैं कौन कौन पड़ोसी देश इसके हैं, है ना। बांग्लादेश के कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। चाइना के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश खुद ही। और नेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान का लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर। नेपाल में क्या है, नेपाल में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है तो इस तरह से परिता नहीं मिलेगा। नेपाल में क्या है दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये जो है आप वहाँ पर थोड़ा सा पड़ोसी देश के रूप में आता है। भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान से पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर किस तरीके से दिया गया है आप देख सकते हैं। जोलोंटी है ना, जोलोंटी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आने वाला है, इसका आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, बस स्किप करके मैं क्या कहते हैं उसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको समझना होगा पॉज करके आसानी से पढ़ पाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कुचिपुड़ी, यहाँ पर देख लीजिए कुछ नृत्य दिए गए हैं, उसमें क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, आपको यही बताना है कौन उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय है। ये दोस्तों कथक है ना, कथक जो यूपी का, कथकली मत कर देना, यूपी का जो कथक होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला यहाँ पर अभी देखेंगे आप, यहाँ भी इसका सोल्यूशन दिया हुआ है ना, सोल्यूशन दिया हुआ है, उसके बावजूद जो है 6 वाला देख लीजिए, हु यहाँ पर हु एमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू प्रोग्राम, यहाँ पर इसका मतलब पढ़ लीजिए, हिंदी में निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन ऐसा कर सकता है ना, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, तो ये भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं दोस्तों, आंसर नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला आप देख पाएंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इसका विस्तार दिया गया, विस्तार रूप, लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति को लेकर के यहाँ लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होता है, और जबकि संसद सत्र को आहूत करना और सत्र अवसान करना राष्ट्रपति का अधिकार अनुच्छेद 85(2) में जो है वर्णित है। और यहाँ नोट में क्या है, प्रोरोगियो का हिंदी अर्थ सत्र अवसान होता है, जबकि प्रश्न में जो स्थगन दिया गया था। यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, बहुत ही उटपटांग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे नहीं आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस मनाया जाता है। और देख लीजिए किस तरीके मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है, यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरीके से, आपका ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, है ना, आपको 2 अक्टूबर को यही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित किया करके दुनिया के से किया था कि वह शांति और अहिंसा को विचार कर पर जो है अमल करें, और महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में माना जाए, है ना, इस तरीके से मनाया जाए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है टॉम, यहाँ देख लीजिए, टॉम का मतलब गुंबद होता है, इसमें लिख लीजिए ब्यूरियल प्लेस लिखा है ना, ऑफ वास्को डी गामा इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया। वास्को डी गामा देख लीजिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्को डी गामा भारत का मकबरा जो कि दफन स्थान है यहाँ पर भारत के निम्नलिखित में से कौन किस स्थान पर स्थित है ना, इस तरीके से बताना है कौन सा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर, चित्तौड़गढ़, केरल आपको यहाँ पर लिखना है, इस तरीके से आप बता पाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, केरल दोस्तों, है ना। वास्को डी गामा का मकबरा जो है दफन स्थान जो है कहाँ पर, भारत के कोच्चि में स्थित है। यह पुर्तगाल का नाविक था जिसने 20 मई, यहाँ देख सकते हैं 20 मई 1948 ईस्वी में भारत तक पश्चिमी तट पर शिक्षामित्र निकले। यहाँ देख सकते हैं कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग को जो है खोज की थी, है ना। इस तरीके से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल में जो है संबंधित है, और आपका आएगा, है ना। इस तरीके से आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा, बैडमिंटन दोस्तों, यहाँ पर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, बैडमिंटन, है ना, ये आपको देखना है दोस्तों, इसीलिए जो है ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या है, विभिन्न खेलों में संबंधित एवं ट्रॉफियाँ, थॉमस कप, उबेर कप और कप, सुदेवन कप, अब्दुल गफ्फार मान, इस तरीके से आपको बहुत सी अब्दुल रहमान कप जो है दोस्तों। और इसी तरह से क्रिकेट में क्या होता है, शाहजहाँ कप, रणजी ट्रॉफी, हृदयधर ट्रॉफी, ईरान ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, इस तरीके से इतने टाइप के हैं।
तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और ये देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। बी वाला क्या है, बैडमिंटन दोस्तों, है ना। कह रहा है कि थॉमस कप लिखने से किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है ना, बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर देख लीजिए थॉमस कप, उबेर कप, सुलेमान कप, अब्दुल रहमान कप जो है बैडमिंटन के थ्रू आता है दोस्तों। और क्रिकेटर के शाहजहाँपुर, यहाँ देख सकते हैं शाहजहाँ कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, है ना। टेनिस में क्या है, टेनिस कप मिलता है। और वर्तमान हाफमैन कप, विंबलडन राष्ट्रीय फेडरेशन, हाँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर बिट्टू पूरा डिटेल दिया गया है। 64 आप देख लीजिए दोस्तों। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ द फायर किसकी आत्मकथा है ना, ये आपको बताना है। विंग्स ऑफ द फायर किसने लिखा है, इसको आपको ये बताना है ना। आपको ये बताना किसने लिखा है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका कौन, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, है ना। ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देख पाएंगे दोस्तों इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर आपका इसका सोल्यूशन दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग की अपेक्षित परिणाम क्या है, अपेक्षित परिणाम क्या है ना। क्योंकि अब दोस्तों देख ही रहे हैं यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है, ये बताना है। तो आपका ए वाला सही जाएगा सभी, है ना। यानी कि जितने समुद्र के स्तर पर वृद्धि, तटीय रेखा वृद्धि, तदर्थ यहाँ देख सकते हैं, फसल पैटर्न में परिवर्तन, इस तरीके से आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन दिया गया है, अगर आप पैच करके सोल्यूशन को पढ़ लीजिएगा, है ना। इस तरीके से आपका मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आज का दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन रहा था, ये था। तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियो अगर देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रहिएगा, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और लाइक का बटन एक बार जरूर क्लिक कर दीजिएगा, है ना दोस्तों। इस तरह से आप जो है उम्मीद करते हैं आप सभी पूरा वीडियो पसंद जरूर आएगा। इसी तरह से दोस्तों प्रैक्टिस सेट दूसरा आज था, उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसे आता रहेगा दोस्तों। जितना जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम जो है पूरे को प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं प्रैक्टिस से आपको करवा दे रहा हूँ तो आपको यहाँ जीके कहीं और देखना ही नहीं पड़ेगा। जीके आप देख लेंगे, ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे, चाहे जिस चैनल पर देख लेंगे, यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर तिरंगा का यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आपका आज का इस वीडियो का समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।